हाँ अच्छा, वो सवाल करना था 10 पॉइंट वाला, हो गया था क्या? एग्जाम्पल 10.1 किस किससे हो गया था, किस किससे नहीं हुआ था? हो गया, किससे हो गया 10.1 वाला एग्जाम्पल? किसको पूछना है? पूछना है, ठीक है। तो इस वाले सवाल में देखो बोल रहा है कि मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ मून दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखी है, सब तो दे रखा है, और क्या चाहिए कैलकुलेशन करवाने के लिए? लो देख लो, बताते चलो। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻²⁴ kg। मास ऑफ मून कितना है? इंटू 10⁻22 kg। और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? 3.84 मीटर की किलोमीटर? किलोमीटर। तो तुमको पता है कि डिस्टेंस हमेशा किस में रखनी चाहिए? तो इसको फटाफट से क्या कर देंगे? 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000, और 10⁵ इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 10⁻। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिए होंगे तुमने, ठीक है। और जी की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और कुछ चाहिए? सब हो गया इसमें। अब क्या निकालना है इनके बीच का? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो कितना आ जाएगा? F बराबर G m1m2/d²। ठीक, तो देख लेते हैं। तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 कितना है? मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन डी कितना? 3.84 इंटू 10⁸ और इसका स्क्वायर है, तो इसी वैल्यू को 2 बार लिख लूं। यहां तक पुट कर लिया कि नहीं? आया ना? अब इस तरीके की कैलकुलेशन अगर आती है तो सबसे पहले 10 वाले जो हैं उनको अलग अलग कर लो और बाकियों को अलग कर लो। तो तुमको दिख रहा है कि ये क्या है? 10⁻−11 10⁻24 अच्छा, पावर इनटू में है तो क्या हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा। तो 24 में से अगर 11 गए तो कितना बच गया? 13। और यहाँ पे कितना है? 22। तो 10 की पावर कितना दिख रहा है तुमको ऊपर? 22 और 13 35। कोई दिक्कत है किसी को? और नीचे कितना है? 10 की पावर 8 और 8 16। तो नीचे कितना आएगा? 10 की पावर। अब 35 नीचे, ऊपर 35 बार है और नीचे 16 बार है, तो नीचे से 16 वाले जो है ऊपर वाले से कट जाएंगे। तो 35 में से अगर 16 चले गए तो कितने बचेंगे? तो यहाँ पे इसलिए 10 की पावर में सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देख लो। ये तो ये आ गया 3.84। अब मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। अगर टाइम है, मन कर रहा है तो निकाल सकते हैं, वरना क्या है कि रफ कैलकुलेशन कर कुरा के रफ वैल्यू निकाल लो। तो 3.84 कितना है? करीब करीब इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखोगे तो कितनी आ जाएगी? 38 का स्क्वायर कितना होता है? 38 का स्क्वायर होता है 26, 1300 और 1400। तो ये 15 के करीब लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये कितना है? इसको लिख देंगे 7, इसको लिख देंगे 6 और इसको भी लिख लेंगे 7। तुम देखो कि ऐसा करने से कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा, पर जल्दी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, मैंने तुमको बताया था पेपर में अगर आएगा तो ऐसी गंदी वैल्यू तुम्हारे पास नहीं आएंगी। पेपर में जो सवाल आएगा उसमें वैल्यू सेट होके आएंगी, जो कि सब कुछ कट पिट जाएगा, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कट जाएगा 2 और इससे कट जाएगा 5, है ना। और ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ गया? 49 और ये 98। तो करीब करीब कितना आ जाएगा? 100। और यहाँ पे कितना आ गया? 5 और ये 10 की पावर 19। ये कितना आ गया? 20। तो ये कितना आ गया? 20 इंटू 10 की पावर 19 और इसको कितना लिख देंगे? 2 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये लगभग इतना ही आंसर आ रहा होगा। कोई दिक्कत?
तुमको बस ये वाले स्टेप में दिक्कत आ रही होगी स्टार्टिंग में कि करना क्या है, तो तुम देख लो 10 वालों को अलग कर लेते हैं और जो मल्टीप्लाई वाले उनको अलग कर लेते हैं, फिर तो तुमको पता ही है कि कैसा होता है। आगे बढ़ जाऊं? चलो हाँ, तो अब मैंने तुमको बताया था कि हम ये भी फाइंड करेंगे कि 2 लोग हैं और 2 लोगों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना आएगा, तो वो भी फाइंड करेंगे, जिससे कि हमको क्या समझ में आएगा कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअली में कितना लगता है। तो चलो देख लेते हैं। इधर देखो, मान लो एक इंसान है, इसका वेट अपन ले लेते हैं 100 किलो का, और एक दूसरा इंसान ले लेते हैं, उसका वेट कितना ले लें, मान लो 50 ले लिया। ये हमारी मर्जी है, कितना भी हो सकता है वो। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं हम, मान लो 10 मीटर की ले ली। कितने की ले ली? अब हमको ये कैलकुलेट करना है, जो अभी हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा उसकी मदद से, कि इन दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लगेगा। अपन को ये चेक करना है कि बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत कम लगता है, कैसा लगता है। समझ में आई? तो वो वैल्यू निकाल के समझ में आ जाएगा। तो फोर्स कितना आने वाला है, G(m1 m2 अपॉन r² d²) कितना आने वाला है, 6.67 की जगह 6.7 ले लो, 10⁻11 ले लो। ये कितना है 100, ये कितना है 50, और ये कितना है 10 × 10। समझ में आ गया? ये इससे कट गया, ठीक है। और इसको अभी के लिए कितना मान लो 7, तो ये कितना आ गया 350, हाँ या ना, और इंटू 10⁻11, यानी कि ये करीब करीब कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब तुम बताओ कि 10⁻9 बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है? बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। समझ में आ रही है तुमको? तो तुम देखो कि इन दोनों का मास अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि ना के बराबर है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 1 किलो का ऑब्जेक्ट एक डस्टर में और सेब में लगा रहे हैं। 100 किलो का आदमी, 50 किलो का आदमी, कोई इस वाले फोर्स से कुछ हो पाएगा क्या? सोच के देखो, ये बहुत छोटा फोर्स है, बहुत ही ज़्यादा छोटा फोर्स है। इसीलिए हम नॉर्मल कैलकुलेशन जब भी करते हैं तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बहुत छोटी। बट अगर यहाँ पे वही वाली बात है कि मास इतना बड़ा है, सन के बराबर का मास है, यहाँ पे अर्थ के बराबर का मास है, तब इस फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर पाओगे क्या? क्योंकि तब जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी बड़ी आएगी। आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 10⁻20 न्यूटन, जो कि बहुत बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस वाले एग्जाम्पल से बस मैं साफ साफ ये बताना चाहता हूँ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती, अगर मास जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो। समझ में आ गई? चलो आगे बात करें। ये आ गया समझ में? अब मैं 2 ऑब्जेक्ट दे दूंगा और उनके बीच का डिस्टेंस दे दूंगा, तो तुम फाइंड कर लोगे? नहीं देंगे नहीं, वो तो तुम प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमने क्या सीखा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हमको आना चाहिए। इसके 4 पॉइंट होते हैं, जो कि तुम्हारी बुक में पॉइंट्स तो और भी होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में 4 बताने हैं। तो हमने इस वाले लॉ से क्या क्या सीखा? पहला तो हमने सीखा कि सूरज जो के चक्कर पृथ्वी किस तरीके से लगा रही है और क्यों लगा रही है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। इसी लॉ से हमने सीखा कि सेम तरीके से मून किसका चक्कर लगा रहा है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट कि हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, दूसरा पॉइंट हाउ मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, तीसरा पॉइंट हम इस पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी पे ही टिके हैं, तो उसका कारण भी क्या है? ग्रेविटेशन है। हम पे क्या लग रहा है? 24 घंटे हम पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन। इसी वजह से हम पृथ्वी पे टिके हुए हैं। समझ में आ गई? तो ये एक तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट सुन लो, तुम्हारे लिए नया होगा, कि जो समुद्र में लहरें आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं? मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जो चांद होता है वो अर्थ, अभी अपने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ, अगर पृथ्वी चांद को खींच रही है तो क्या चांद भी पृथ्वी को खींचना चाहेगा? चाहेगा क्या? चाहता ही है, मतलब होता ही है। अब वही वाली बात मैंने तुमको बताया था कि क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेशन तो आने नहीं वाला, बट असर देखने को मिलता है। तो जो चांद होता है उसकी वजह से समुद्र में लहरें आती हैं, और
तुम में से कोई कभी अगर बीच पे गया है कभी कोई बीच पे? ऐसे तो मैं मार्स पे भी गया हूँ, ऐसे क्या है, कोई बीच पे गया है? हाँ, कौन से पे गई थी? कहाँ पे? सूरत में डूमस। हाँ, तो वहाँ पे लहरें देखी हैं तुमने कैसे आती हैं? रोज क्या बेटा, मतलब रोज क्या, हर पल ही आती रहती है, ऐसा नहीं है कि लहरें तो आती है, ठीक है। अब क्या होता है, मेरी बात सुन लो। तो हाँ, क्या लहरें क्यों आ रही हैं? मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो अगर तुम बीच पे गए हो तो क्या होता है, जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात पे क्या होता है, जो चांद है वो अर्थ के करीब है और पूरा दिखेगा उस दिन, मतलब कुल मिला के उसका ग्रेविटेशनल पुल कैसा होता है, सबसे ज़्यादा। तो उस दिन समुद्र में जो लहरें आती हैं वो नॉर्मल दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा आती हैं। और उस दिन अगर तुम कभी बीच पे गए हो और पूर्णिमा की मान लो उस दिन रात हो, तो जो बीच पे सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं वो पहले ही तुमको 6 बजे के बाद ही या तो भगा देंगे या फिर एक लाइन खींच दी जाती है, बोलते हैं इस लाइन के आगे मत जाना वरना सवारी सामान की स्वयं जिम्मेदार है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मून जो है वो अर्थ पे ग्रेविटी लगा रहा है। ये 4 पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? सन की वजह से भी है, पर मून का ही बोला जाता है और मून से ही ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के बहुत पास है, सन बहुत दूर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तुमको पता है जुपिटर के कितने मून है? ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स के पास, जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के पास ही मून है, अर्थ के पास मून तो है, पर और जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में तुम सर्च करना। जुपिटर के पास मेरे ख्याल से 4 मून है, 4, ठीक है, 4, मतलब मेरे को ढंग से याद नहीं है, 4 है। मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ मून्स, अपन देख लेते हैं। हाँ, 27 भी किसी प्लेनेट के पास है, पर ठीक है अपन देखते हैं। देखो, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है और जुपिटर के पास इसमें दिखा रहा है 80, सैटर्न के पास 83। अब तुम सोचो कि अपन को तो एक ही दिख रहा है, वहां पे तो काफी सारे होते हैं, ठीक है। क्या होता है? एक सेकंड रुक जाओ, क्या होता है मतलब? अरे बेटा, ये कोई फैशन शो थोड़ी ना है कि लगा रखे हैं कि हाँ हमारे को अच्छा लग रहा है हम 2 मून और बुला लो, अब अच्छा नहीं लग रहा है इसको भगा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मून जो है उसकी कहानी अलग है। कुल मिला के तुमको इतना पता होना चाहिए कि जैसे अर्थ के पास 1 मून है और एक मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, इसी तरीके से हर प्लेनेट की अपनी अलग अलग ग्रेविटी होती है, क्योंकि मास तो हर प्लेनेट के पास है तो हर प्लेनेट खींचना चाहता है। मास कितना है, डिस्टेंस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी कितनी है। अब जुपिटर के आसपास मान लो 80 मून अगर बता रहा है तो जुपिटर के अराउंड 80 जो ऑब्जेक्ट हैं मून जैसे वो घूम रहे हैं, बस। नहीं, टक्कर वैसे तो नहीं होती होगी। अब बेटा ऐसा नहीं है ना कि एक ही लाइन में घूमेंगे या एक ही जगह पे घूम रहे हैं, और स्पेस में बहुत जगह है तो घूम सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बात करें, फ्री फॉल की बात करते हैं। सन देख लो, सन तुमको पता है सन एक स्टार होता है, स्टार है तो स्टार दुनिया में कितने हैं, ब्रह्मांड में डेली रात को ही तुमको कितने दिख जाते हैं, और वो तो वो हैं जो तुमको दिख रहे हैं। इतने कितने होंगे जो दिखते नहीं हैं, जो टेलीस्कोप से अगर देखोगे तो तुमको दिखेंगे। तो सन जो है वो बहुत सारे हैं, मतलब जैसे तुमने सुना होगा कि अपनी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की बार नहीं बेटा, मिल्की बार, चोको बार, सारे नाम ले ले हैं मिल्की बार हाँ, अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। हाँ, तो क्या बोलते हैं, इसी तरीके से अपनी जो गैलेक्सी है उसमें 9 प्लेनेट हैं। अगर तुम साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर करे हैं, ऐसी 100 करोड़ों से ज़्यादा गैलेक्सी पाई गई हैं। 100 करोड़ों से ज़्यादा गैलेक्सी में हजारों लाखों करोड़ कितने हैं प्लैनेट्स हैं। तो पर दिक्कत ये है कि वो इतनी दूर है कि अपन
10-12 जीवन मिला लें अपने तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। सब डिस्कवरी चैनल वैनल नहीं देखते क्या? डिस्कवरी चैनल, अरे तुम्हारे घर पे टीवी लगी है कि नहीं? टीवी पे चैनल आते हैं कि नहीं? तो चैनल पे डिस्कवरी भी आता होगा, नेट जियो भी आता होगा। क्या आ रहा है कथा में, क्या बताते हैं? सुनते रहो। ए शांत, हाँ क्या क्या देख रहा है? साइंस की बातें देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? फैशन टीवी देखता हो दिन भर? हंस गया, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया करो। चलो क्या हो गया, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, फ्री फॉल जैसा कि तुमको पता है क्या होता है फ्री फॉल? बेटा बातें नहीं, सुन लो। अब फ्री फॉल क्या होता है? जैसे कि अगर इसको फेंक दिया तो ये वापस क्या आ गया? नीचे आ गया। समझ में आ रही है? तो इसका अगर इसको छोड़ रहे हैं तो ये अपने आप नीचे गिर रहा है। अब वो अपने आप तो अब तो हमको पता है ना कि वो अपने आप नहीं है। कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पे? ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अपने आप नीचे गिर जाना ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर अर्थ की ग्रेविटी के कारण, तो उसको क्या बोला जा रहा है? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब हमने उस पर कोई फोर्स कुछ नहीं लगाया, वो अपने आप ही नीचे गिरा जा रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं? उसको क्या बोला जाएगा? फ्री फॉल। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो फ्री फॉल है वो किस तरीके से है। तो तुमको पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बोला जाता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको क्या बोला जा रहा है? जी। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको जब नीचे छोड़ा था तो इसकी स्पीड समय के साथ बढ़ेगी, यानी कि स्पीड अगर बढ़ रही है तो इस पर एक्सेलरेशन आया है, और वो किसकी वजह से आया है? अर्थ की वजह से आया है। तो अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, नीचे गिर रहा है, इसका मास कितना है? m। सुन लो, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। ठीक है। इसका मास कितना? अच्छा, तो हमको पता है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, और ये अर्थ पे m ही है। ठीक है। अर्थ इसको खींच रही है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r। कितना डिस्टेंस है? तो इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, मान लो F। समझ में आया? तो हमको पता है वो F कितना होगा? m a के बराबर, और वो a कितना होगा? g के बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। बोलो समझ में आ रहा है? और ये वो जो फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं, वो कितना होता है? g m e अपॉन, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? F बराबर mg। तो हमको पता है एक फोर्स लग रहा है, तो जो भी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर डाल रहे हैं हम? g के बराबर, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ की वजह से है, और ग्रेविटेशन का फोर्स कितना है? इतना है। कोई दिक्कत है? अब यहां से तुम देखो काटा पीटी शुरू हो जाएगी। m से क्या जाएगा? m। तो g बराबर कितना आ गया? g m अपॉन r स्क्वायर, वेयर m क्या है? मास ऑफ, और g क्या है? ये r क्या है? रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप में माना जाता है, वैसे स्फेरिकल शेप की तो नहीं होती। तो अगर कोई भी स्फेयर है तो उसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी? तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, सर्कल का 3D फिगर कौन सा होता है? स्फेयर होता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है? हाँ, बट तुम देखो कि अर्थ की रेडियस, हाँ बेटा तुमने बोला बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है, मेरी बात सुनो, कि जैसे अर्थ की रेडियस पहले तो मैं तुमको बताता हूँ वो कितनी है? 6400 किलोमीटर। कितनी है? अब हम इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो तुम सोच के देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लो हम इस स्कूल की छत पे भी चले जाएं, तो हम अर्थ की जो नीचे वाली सरफेस है उससे कितने दूर होंगे? मान लो कितने दूर होंगे? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। 100 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, पर तुम समझो ज़्यादा से ज़्यादा तुम मान लो चले भी जाओगे तो कितना चले जाओगे? 1 किलोमीटर।
अब तुम सोचो 6400 के सामने 1 किलोमीटर की कोई औकात है क्या? 6400 के सामने नहीं है ना। और 1 किलोमीटर तो तुम सोच रहे हो कि बहुत एक्सट्रीम केस है, क्या हम हर बार 1 किलोमीटर तक जा पाएंगे? नॉर्मल केस में तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। तो हम 6400 के सामने क्या उस डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं, हाँ या ना? मैंने तुमको पढ़ाया था ना पहले ही कि जैसे मान लो 1 लाख रुपए मेरे को तुमसे लेने हैं, ठीक है, तुमने 1 लाख रुपए की जगह मेरे को दे दे कि क्या बोलते हैं, अरे 99,990 पकड़ लो, 10 रुपए की मैं टॉफी खा लूंगा, तो मेरे को कोई दिक्कत होगी क्या? क्योंकि 1 लाख के आगे 10 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं है, वो क्या है, नेग्लेजिबल है। तो ऐसे ही यहाँ पे इनकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है अर्थ से वो कैसी है, नेग्लेजिबल है। बट कई केस में अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तुमको कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तब हम ये नहीं ले सकते, वो मैं भी बताऊंगा। तो तुमको समझ में आ रहा है कि मैंने डायरेक्ट आर क्यों ले लिया? क्योंकि इनकी डिस्टेंस को हम, ये वाली डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ये एच होती तो इसको आप क्या कर सकते हो, बोलो कोई दिक्कत है? और तुम्हारा मन है कि हमको तो नेग्लेक्ट नहीं करनी, तो लेके देख लो। जिस तरीके से मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यू निकाली थी और जो एक्चुअल आंसर था उसमें कितना अंतर आया, 0.02 का। तो उतना अंतर चलता है कि नहीं चलता? तो इसलिए हम यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब आर की वैल्यू तुमको पता, इसको कितना रखेंगे, किलोमीटर की जगह मीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर। और मास ऑफ अर्थ अभी हमने निकाला, देखा था पिछले एग्जाम्पल में, वो कितना था, 6 × 10⁻24 kg। और जी की वैल्यू तो हमको बचपन से ये पता लगने लग गई है, कितनी है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये सब किस में पटक देंगे? तो तुमने देखा है कि हमारे पास जी कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो समझ में आ रहा है? अब तुम सोचो कि यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था और जो प्लेनेट लिया है, अर्थ की जगह दूसरा प्लेनेट ले लो, तो मास किसका आ जाएगा, उस प्लेनेट का, और रेडियस किसकी आ जाएगी, उस प्लेनेट की। तो जी किसका निकल जाएगा, उस प्लेनेट का। अपन इस चैप्टर में आगे अभी मून की बात करेंगे, तो वो कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला कैसा है, एक तरीके से यूनिवर्सल है, मतलब कि तुम जिस प्लेनेट का डाल दोगे उसी प्लेनेट का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो अगले फॉर्मूले में हम देखेंगे कि मास ऑफ मून डाल दो, रेडियस ऑफ मून डाल दो, तो उससे जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ग्रेविटी ऑफ मून। समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब याद रखना, ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो कहाँ पे निकाली है, एट अराउंड, या फिर अराउंड कहाँ पे निकाली है, एट अराउंड सरफेस ऑफ, यानी कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो बात ये कर रही थी, अब मैं उसकी बात करता हूँ थोड़ी सी, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पर सुन लो। अब ऐसा नहीं है ना कि हर जगह जो जी की वैल्यू है वो सेम होगी। अगर तुम अर्थ के अंदर घुस गए, मान लो अर्थ के अंदर, मान लो हमने सुरंग खोद ली और अंदर जाते जा रहे हैं, तो अर्थ से हमारी डिस्टेंस कम हो रही है कि ज़्यादा, कम हो रही है ना। और याद करो हमने पढ़ा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स। तो अगर हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, और अगर हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर तुम गलती से घुसते घुसते पृथ्वी के सेंटर पे पहुंच गए, जो कि नहीं पहुंच पाओगे, पर अगर पृथ्वी के सेंटर पे पहुंच गए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, और उस समय ग्रेविटी की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, यानी कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर तुम ऊंचे चलते 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 काफ़ी दूर निकल गए, मान लो तुम 2, 3, 4, 5 लाख किलोमीटर आगे निकल गए, जो कि स्पेस में जब जाते हैं तो निकल जाते हैं, तो उस समय फिर अर्थ की ग्रेविटी कितनी हो जाएगी वहाँ पे, 0 या फिर ना के बराबर, जिससे कि कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो कृपया करके याद रखेंगे, मेरी बात सुन लो, एक पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखेंगे कि ये जो जी हमने निकाला है वो कहाँ पे है, अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसमें तुम आगे देखो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कि अभी आने वाला है, कि अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो कैसा है, स्फीयर नहीं है, अंडाकार है। अर्थ का जो एक्चुअल शेप है मतलब प्रॉपर स्फीयर नहीं है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो अर्थ का एक्चुअल शेप कैसा है, थोड़ा सा अंडाकार है, मतलब मैंने तो ज़्यादा ही बना दिया, हाँ
अंडाकार यानी कि ओवल। अब तुम सोच के देखो कि अगर ओवल है तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ऊपर की तरफ ज्यादा डिस्टेंस आएगा कि साइड की तरफ ज्यादा आएगा? साइड की तरफ ज्यादा आएगा। और तुमको पता है कि साइड की तरफ यानी कि बीच में कौन सी लाइन होती है हमेशा? इक्वेटर। और ऊपर और नीचे क्या होते हैं? नॉर्थ पोल्स और। तो तुम सोच के बताओ कि अगर कोई इंसान पोल पे खड़ा है तो उसके लिए ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, और कोई इंसान इक्वेटर पे खड़ा है तो उसके लिए ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए? सोच के देखो। इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ऑफ अर्थ कैसी है? अगर रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और पोल पे ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये एक्चुअली में होता भी है, बहुत बड़ा अंतर नहीं आता पर अंतर आता है। तुम अगर इक्वेटर से सोना खरीद के और ऊपर पोल पे ले जाके बेचोगे तुम अमीर बन जाओगे। क्या? हाँ, क्या? डायमंड बेच ले, सोना बेच ले, जो बेचना बेच ले, पहले तो इक्वेटर पे जाके पोल तक तो जा। बेटा वो सब चीज़ें ना मतलब अजम्पशन पे चलती हैं कि माना हुआ है इस तरीके से। अब वही वाली बात है कि ये तो तुमको समझाने के लिए बोलते हैं कि स्फीयर है, पर एक्चुअली में स्फीयर नहीं। इसी तरीके से सुन लो, इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगा रही है, तो तुमको क्या पढ़ाया जाता है कि सर्कुलर चक्कर लगा रही है। सर्कुलर थोड़ी ना, वो तो एलिप्टिकल है। अब वो सब तुमको आगे समझ में आएगा। अगर तुमको बचपन में ही बोल देंगे कि अर्थ स्फीयर नहीं है, अंडाकार है, तो कौन सा समझ में आने वाला तुमको? इसीलिए ये सब बातें आगे की होती हैं। ये पॉइंट तो इस सिलेबस इस वाले चैप्टर का है, इसलिए मैंने तुमको बताया। समझ में आ रहा है? हाँ, वो तो तू पहले से ही है, उसमें क्या है? उसमें क्या नई बात हो गई? हाँ, समझ में आ रहा है? चलो, ये ऑल इन वन में देखो एग्जाम्पल 2 दिया है, तुम कर लेना। जी की वैल्यू हो गई, कैलकुलेशन ऑफ जी हो गया, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, अब ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल है। अपन ने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़ी थी, तो वो याद करो। वो कैसी थी? अपन ने 1D मोशन पढ़ा था और वो कैसा था? बिना ग्रेविटी का था। अब ग्रेविटी आ गई। अब सोच के देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने ऊपर फेंका है तो वो 1D मोशन है कि नहीं है? तो 1D मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। एक ही जगह क्या ले लेंगे? जी। और सब तो वही वाली बात है, हाइट की डिस्टेंस की जगह क्या ले लेंगे? हाइट ले लेंगे। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो तुम करके देख लो तुमसे हो रहे हैं कि नहीं। घर से पढ़ के आए हो? ये पॉइंट मैंने समझा दिया। 10.3 एग्जाम्पल, 10.2 एग्जाम्पल निपटा लो, और मास और वेट अपन कल से शुरू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।